और बड़ी खबर यह है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आज भी कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग मरीज की रिम्स में कोविड सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक मरीज सिमडेगा का रहने वाला था और निजी अस्पताल मेडिका में हालत खराब होने के बाद उसे रिम्स भेजा गया था। इस मौत के साथ ही झारखंड में अब तक कोरोना संक्रमित 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। इससे पहले कल ही रिम्स में एक और मरीज की मौत हुई थी, उसे भी मेडिका से ही यहां भेजा गया था। झारखंड में कोरोना संक्रमण के से 7वें मरीज की अब तक मौत हो चुकी है। रिम्स में चल रहा था सिमडेगा के मरीज का इलाज, जिसकी मौत हुई है। 2 दिन में कोरोना संक्रमण से राज्य में 2 मौतें हो चुकी हैं। और धनबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना की जांच में यहां चूक का मामला सामने आया। मामला धनबाद सदर अस्पताल का है, जहां कोरोना जांच के लिए मरीज से कलेक्शन लिया गया, लेकिन सैंपल को सही समय पर पीएमसीएच धनबाद नहीं भेजा गया ताकि सैंपल की जांच हो पाए। यहां 14 मई को 178 सैंपल लिए गए, जो 20 मई को पीएमसीएच धनबाद के लैब में पहुंचे। इस दौरान आईसीएमआर के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और इस पर धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने कहा है कि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ओवरलोड हो जाने के कारण स्टॉक करके उसे रखा गया था जो सैंपल्स थे, और इसकी वजह से देरी हो गई। लेकिन अब तक सब कुछ सामान्य हो गया है। एक बड़ी चूक की बात सामने आ रही है। सिविल सर्जन ने सब कुछ सामान्य होने का दावा जरूर किया है, लेकिन सैंपल जांच में देरी क्यों हुई, इसका पता भी लगाया जा रहा है। मामला धनबाद सदर अस्पताल का है, जहां कोरोना जांच के लिए मरीज के सैंपल्स लिए गए थे, इसका कलेक्शन किया गया था, लेकिन सैंपल को सही समय पर पीएमसीएच धनबाद नहीं भेजा गया। तो लापरवाही कहां हुई, यह भी जानिए। सदर अस्पताल से सैंपल्स भेजने में देरी क्यों हुई? सवाल है कि क्या 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैंपल रखने की क्या व्यवस्था है? क्या सैंपल रखने में गाइडलाइंस का पालन हुआ? तो लैब ओवरलोडेड होने का तर्क कितना सही है, इस बात का पता लगाया जा रहा है, जो कि सिविल सर्जन ने कहा अपने बयानों में। और इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? और दिलीप हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी। दिलीप, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में अभी तक जो भी जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग का जो जवाब रहा है, वो गोलमोल जवाब रहा है। और वस्तु स्थिति को देखते हुए वो पूरे तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पा रहे, क्योंकि लापरवाही उनसे हुई और बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि पिछले कई दिनों से क्वारंटीन सेंटर में भी जो प्रवासी रह रहे हैं वो हंगामा कर रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। 14 तारीख से पहले से रह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। और ऐसे में जो मामला अभी सामने आया है, 14 तारीख को 177 से आसपास लोगों का स्वैब कलेक्शन किया गया और सदर अस्पताल से पीएमसीएच की दूरी महज 2.5 किलोमीटर है और 2.5 किलोमीटर जाने में 20 दिन का समय लग जाता है और 20 दिन तक वो स्वैब वहां नहीं पहुंचता है। ये लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। हालांकि इस लापरवाही को छुपाने के एहतियात के तौर पे जो सिविल सर्जन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पीएमसीएच में जहाँ पे स्वैब रखे जाते हैं, जगह की कमी थी, ओवरलोड हो गया था, वहां पे स्वैब नहीं रख सकते थे, इस कारण से सदर अस्पताल में रखा गया। लेकिन उसका जवाब भी ढुलमुल सा ही लग रहा है। कारण है क्योंकि जो इंतजार में, रिपोर्ट के इंतजार में है, क्योंकि कोरोना जांच जिस तेजी से होना चाहिए उस तेजी से नहीं हो रहा है, जिस तरीके से रिपोर्ट आनी चाहिए तो उस तरीके से नहीं हो रहा। और ऐसे में ये संभावना भी जताया जा रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव है उनको भी रिपोर्ट नहीं पता चल पा रहा और जिससे लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अभी पूरे मामले जानकारियों के लिए तो धनबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं। 14 मई को हुआ था सैंपल कलेक्शन, लेकिन उसमें देरी हो गई। अब जो सिविल सर्जन है डॉक्टर गोपाल दास, उनका साफ तौर पर कहना है कि ओवरलोड होने की वजह से उनकी जांच नहीं हो पाई। कई सवाल हैं, सैंपल्स भेजने में देरी क्यों हो गई, ये भी सवाल है। लापरवाही कहाँ हुई, सवाल के घेरे में ये भी बात है। तो जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता, जो गाइडलाइंस है, क्या ये व्यवस्थाएं सदर अस्पताल में है? क्या सैंपल रखने में गाइडलाइंस का पालन हुआ? तो
कई सवाल हैं जिसका जवाब सिविल सर्जन को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस बात। और डॉक्टर गोपाल दास से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारा फोन कट कर दिया है, जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि सिर्फ इतना कह देने से कि ओवरलोड व्यवस्था में जांच करना बिल्कुल उनके लिए पॉसिबल नहीं था, इस बात से वो कन्नी काट रहे हैं और बयान दे रहे हैं। अब सरकार की लापरवाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। चतरा में एक अस्पताल पिछले 24 साल से उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। यह अस्पताल सिमरिया प्रखंड के पुडरा गांव में बना है। डॉक्टर और मरीज की आस में अस्पताल भवन अब आखिरी सांसें गिन रहा है। अस्पताल भवन का निर्माण 15 लाख की लागत से 24 साल पहले हुआ था, लेकिन उद्घाटन आज तक नहीं हुआ और ऐसे में यह अस्पताल भवन बिना इस्तेमाल के ही जर्जर हो गया। हालांकि स्थानीय विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से बात करके इस स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से जल्द शुरू करवाने का भरोसा दिलाया है, लेकिन इससे नेताओं के विकास के दावों की पोल खुलती दिखती है, जब आम लोगों की सुविधा के लिए बने अस्पताल को भी उद्घाटन के लिए 24 साल का इंतजार करना पड़े। हम लोग को स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बहुत परेशानी होता है। हम लोग को अगला जगह जाना पड़ता है। यहाँ जो भी है मुखिया बनते हैं, विधायक आते हैं, सबको सिर्फ वोट लेने सिर्फ आते हैं, उस समय उन लोग को देख पाते हैं, फिर उन लोग को हम लोग देख नहीं पाते। केंद्र आज बना हुआ 24 साल बीत चुका है, लेकिन न इस पर कोई नेता, मंत्री, विधायक आज तक पहल नहीं किए, न पदाधिकारी यहाँ के उपायुक्त सही। उधर अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो गई। इसे देखते हुए प्रदेश के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी की एक बैठक बुलाई। आज दोपहर 3 बजे सभी जिले के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। इस दौरान अपराध, विधि व्यवस्था और इसके साथ 11 अहम मसलों पर कामकाज की समीक्षा होगी। डीजीपी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जोन के डीआईजी को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। इस बैठक में बालू और कोयले की तस्करी को रोकना भी अहम मुद्दा है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की दिशा में कार्रवाई, इसके अलावा सांप्रदायिक घटनाएं, महिलाओं से जुड़े अपराध के साथ छुट्टी से आए पुलिस कर्मियों और छुट्टी पर जाने वाले कर्मियों को लेकर भी विशेष रूप से चर्चा और मंथन की जाएगी। जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं डीआईजीज के साथ मुख्यतः विधि व्यवस्था, अपराध एवं कुछ प्रशासनिक जो इश्यूज होते हैं उसमें कुछ छुट्टी, जवानों को छुट्टी देना या छुट्टी से आने वाले जवानों के साथ में किस तरीके से उनको किया जाएगा, एसओपी क्या होगी, वो सब पर एक बीसी रखी गई है सेकेंड हाफ में 3 बजे से। उधर जमशेदपुर के साथ सरायकेला में भी बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या से कोविड अस्पताल में जगह की कमी होने लगी है। इसे देखते हुए सरायकेला स्वास्थ्य विभाग ने रणनीति में बदलाव किया है। अब माइल्ड और मॉडरेट नेचर के मरीजों को जिले में ही रखना शुरू कर दिया गया। इसके तहत जिले के सभी जो 13 मरीजों में से 4 मरीजों को सदर अस्पताल कैंपस में बने कोविड हेल्थ सेंटर में रखा गया है। वहीं उनका इलाज भी हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ जो भी कोरोना का मरीज आएंगे जो एसिम्प्टोमेटिक हो, माइल्ड नेचर के हों और पॉजिटिव हो और या सस्पेक्ट भी हो, तो इसको हम लोग अब अपने ही CCC जिसको हम लोग बोलते हैं कोविड केयर सेंटर, वहाँ रखेंगे। अगर इससे ज़्यादा डिटोरेशन टाइप के भी कोई केसेस आते हैं जिसको मॉडरेट नेचर का केस बोलेंगे, तो उसको भी हम लोग हैं सो हमारे यहाँ डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर बन गया, उसमें रखेंगे। और ये हमारे सदर अस्पताल में ये है। और बाकी बात 6 जो हमारा जगह है जिसमें कुछ CSC हैं, कुछ PC हैं, वहाँ पर हमारा CCC काम करेगा, वहाँ पर रखना। उधर जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल से 21 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पूरी तरह ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। जिले के उपायुक्त, SSP, टाटा मुख्य अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी का गर्मजोशी से उन्हें विदाई दी। अनलॉक 1 में सोशल डिस्टेंसिंग की मिसाल लोहनगरी जमशेदपुर के मानगो स्थित उलीडीह बिरसा रोड में देखने को मिली, जहां लॉकडाउन की शुरुआत से ही गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। जरूरतमंद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं। उलीडीह बिरसा रोड का जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ओझा।
लॉकडाउन के शुरुआत से ही अभी जो हम नज़ारा दिखाएंगे आपको, यह मानगो का नज़ारा है। मानगो उलीडी बिरसा रोड, जहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ शुरुआत से ही लोगों को भोजन कराया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो महत्व है उसको यहाँ पर ही अपनाया गया है, क्योंकि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, सभी ने कहा है कि इस कोरोना वायरस से अगर जंग जीतनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ खाने की व्यवस्था है, जैसे फिलहाल चप्पल, बच्चा लोग गर्मी में आते हैं तो चप्पल उप्पल ठंड देखकर हम लोग बांटे हैं, जो होता है हम लोग से सहयोग वो करते हैं। कैसे इतना दिनों तक आप लोगों ने पूरा किया है? ये सब जितना टीम है, अन्नपूर्णा टीम, माँ अन्नपूर्णा टीम, उन्हीं लोग का सहयोग से आगे भी क्या ये हमरा चले तो हमरा कहना है कि ये सालों भर चले तो बहुत। कि जिस तरह से लॉकडाउन शुरू हुआ, गरीबों के सामने सबसे बड़ी समस्या आई थी भोजन की, तो उसे यहाँ अन्नपूर्णा टीम ने दूर कर रहे हैं और साथ ही जो सरकार का नियम है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर यहाँ लोगों को भोजन कराया जा रहा है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील करेंगे कि अगर कोरोना से जंग जीतना है तो जो सरकार के नियम है उसका पालन अवश्य करें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और कोरोना महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए अब जगह जगह कोरोना माता की पूजा शुरू हो गई है। रांची में भी लोगों ने कोरोना माता की पूजा की और कोरोना महामारी से जल्द छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं रांची के मौसीबाड़ी की है, जहां कई महिलाएं एक खुले मैदान में कोरोना माई की पूजा करती नजर आ रही हैं। इसे आस्था कहिए या अंधभक्त, लोग किसी तरह डर के माहौल से मुक्ति चाहते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 आपसे ये अपील कर रहा है कि कोरोना से मुक्ति के लिए दैवीय चमत्कार की जगह अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और कोरोना संक्रमण से भी बचे रहेंगे। 9 गो फूल, 9 गो लड्डू, 9 गो लवंग, छाछ बनाकर जाकर पूजा, मिट्टी खोलकर उसमें पूजा कर कर सब डाल देना है, पूजा कर कर चलाना है। हाँ, भाग जाएगा सब। अपन भारत में कम है नू, दूसरा देश से यहाँ कम है और सब लोग अच्छा हो जा रहा है तो भागेंगे। देवता देवी के शक्ति है, अभी भारत में शक्ति है और यहाँ के लोग बहुत पूजा पाठ करता है। देखिए अमेरिका में कोई पूजा पाठ नहीं किया तो सब नाश हो गया। अनलॉक 1 में सरकार अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करना चाहती है, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस परिचालन को लेकर केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक बस मालिक इस घाटे का सौदे को स्वीकार नहीं करना चाहते। कोरोना बंदी में लंबे दिनों से बसों का पहिया बस स्टैंड में ही थमा है, तो अब अनलॉक 1.0 में भी कई तरह की परेशानियों के बावजूद बस मालिक अपना बस नहीं चलाना चाहते। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अगर झारखंड में बस का परिचालन होगा तो बस मालिक इसे घाटे का सौदा बताते हैं। स्टाफ खर्चा ये और वो हर तरह का जो खर्चा है, डीजल का बहुत महंगाई है और 20 या 25 आदमी में होगा तो गाड़ी चलाना असंभव की तरह है, इसलिए कि खर्चा और पब्लिक में इतना डबल प्रेशर बढ़ जाएगा। सरकार चाहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस में यात्री सफर करें। इसमें पहले से तय सीटों से आधे पर ही सवारी बैठाई जाए, वहीं हर दिन बस को सैनिटाइज कराया जाए। सरकार सुरक्षा के मानकों से समझौता नहीं करना चाहती ताकि कोरोना के बढ़ते खतरे को कम किया जा सके। खाली खोल देना नहीं है, खोलने के साथ साथ जब व्यवसायियों को कोई फायदा नहीं होगा तो चला भी नहीं पाएंगे। और अभी जो स्थिति है झारखंड की, बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और टेस्ट पॉजिटिव निकल रहा है, बहुत से मामले में रोज रोज निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सावधानी तो बरतनी होगी हमको, ऐसी स्थिति में सावधानी बरतनी होगी, तभी सावधानी बरत रहे हैं। जैसे ही स्थिति सुधरेगी शुरू करेंगे, हम शुरू तो करना ही है। झारखंड में 3,500 बसें चलती है, जिसमें से 300 से 400 बसें दूसरे राज्यों के कई शहरों को झारखंड से जोड़ती है। ऐसे में बस ट्रक एसोसिएशन चाहता है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि बस का परिचालन भी शुरू हो और बस मालिकों को नुकसान भी नहीं उठाना पड़े। स्वाभाविक है कि अगर हम आधे पैसेंजर पर गाड़ियां चलाएंगे
तो भाड़ा दुगना होना ही है। और इसमें सरकार को सोचना है कि किस तरीके से, हाँ ये है कि सरकार जो गाइडलाइन पे हम लोग को दिशा निर्देश देगा, सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखना, सैनिटाइज डेली करना, गाड़ी को 2 बार धुलवाना, उस सब पे हम लोग ध्यान जरूर रखेंगे। कोरोना काल में बस का परिचालन अगर शुरू होगा तो लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि दूसरे प्रदेशों के लिए आने जाने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के लिए निजी गाड़ी या कैब से सफर करना उनके लिए संभव नहीं हो सकता। कैमरामैन नलिन के साथ रांची से संवाददाता उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और रामगढ़ में 60 साल पुराने पतरातू डैम के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। डैम के अंदरूनी भाग का पत्थर गिर चुका है, जिससे फाटक के बगल की दीवार से पानी रिसने लगा है, जिसे फिलहाल बंद तो कर दिया गया है। और बारिश के दिनों में जलस्तर बढ़ने पर डैम का बांध टूटा तो भारी तबाही मच सकती है। पतरातू डैम 2727 एकड़ क्षेत्र में फैला है और गहराई 110 फीट बताई जाती है। समय रहते बांध की मरम्मत नहीं की जाती है तो आने वाले बारिश में बांध टूट सकता है और दर्जनों गांव तबाह हो सकते हैं। डैम के फाटक के किनारे कुछ रिसाव हो रहा था पानी का, जिसके वजह से कुछ इंजीनियर लोग के द्वारा ये चेक किया गया यहाँ पर आकर के। दिल्ली से शायद टीम आई थी यहाँ पर, वो चेक करके यहाँ पर जो भी इंस्पेक्शन हुआ था उनका, उसके थ्रू इन लोग अपने इंजीनियर को बुला करके अपना मरम्मत का काम करवाए। गिरिडीह के पचंबा थाने में पोस्टेड एसआई सत्यजीत पर दिनेश रजक नाम के शख्स ने थाना परिसर में मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया है कि उसके बेटे आकाश रजक ने एक लड़की को लेकर भाग गया था। इसके लेकर लड़की पक्ष ने थाने में शिकायत की। पीड़ित के मुताबिक बीती देर शाम एसआई सत्यजीत उसे पकड़कर थाना लाया और पैसे की मांग की। इनकार करने पर उसकी पिटाई की गई है, जिसके बाद कई लोग थाने पहुंच गए और दोषी एसआई पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इधर विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची सांसद संजय सेठ ने हेहल सरना पहाड़ी पर वृक्षारोपण किया। सांसद ने इस दौरान हेहल सरना पहाड़ी के सौंदर्यीकरण का वादा किया और हेहल सरना गांव को गोद भी लिया। सांसद ने बताया कि आज रांची में कुल 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण दिवस में हम कह सकते हैं कि जल, पहाड़, नदी, नाले को बचाना। जल है तो कल है, और जब तक हरियाली नहीं होगी तो जल भी नहीं मिलेगा, कल भी अंधेरा रहेगा। तो इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज यहाँ सरना पहाड़ के ऊपर यहाँ पे बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण हुआ। आज पूरा अभियान सब जगह चल रहा है। 1000 पेड़ आज हम सब लगाएंगे और सुरक्षा की गारंटी भी। ये नहीं पेड़ लगाए और चल दिए, पेड़ लगाकर अभी गैबियन में आ रहा है, गैबियन में लगेगा और लगातार इस हेल पहाड़ के जितने लोग हैं यहाँ के निवासी, उन्होंने गारंटी दी है कि हम सब रोजाना इसको पानी में पटाएंगे और सुरक्षित रहने की गारंटी भी लेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए संकल्प लेने का दिन है और साथ ही हमारे प्रयासों में कहां कमी रह गई उसकी समीक्षा का भी दिन है। आपको हम दिखा रहे हैं रांची के लाल खटंगा के बायोडायवर्सिटी पार्क का हाल, जहां 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इसी दौरान वहां हजारों पेड़ लगाए गए थे। लेकिन आज देखते बहुत सारे पेड़ अगर आप देखें तो यहां पर कम हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ में फैला बायोडायवर्सिटी पार्क आज वीरान पड़ा हुआ है। इसको भेजिए जल्दी से, देखिए हो गया तो फिर देखिए हमारा है। और इधर बोकारो में सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने चंदन कियारी में दामोदर नदी तट पर अपनी कला के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस कला का संदेश है कि हम पेड़ पौधों को बचाएं, तभी इस धरती की रक्षा होगी। आगे लगातार खबरें जारी हैं, बने रहिए।